हेलो एंड वेलकम व्यूअर्स। क्या आप जानते हैं कि इनकम टैक्स के अंदर टीसीएस नाम का एक कॉन्सेप्ट है। टीसीएस स्टैंड्स फॉर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स। ये कॉन्सेप्ट को अब आप लाइमलाइट में देखेंगे विद इफेक्ट फ्रॉम 1st of October 2020। उसके पीछे की वजह यह है कि गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे चेंजेस नोटिफाई किए हैं सेक्शन 206C के अंदर जो टीसीएस के रिलेटेड है। तो आइए जानते हैं कि क्या क्या चेंजेस है ब्रिज भाई की जुबानी। ये सेक्शन और चेंजेस के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ध्यान में रखने हैं, किन किन असेसीज या बिजनेस पर्संस को ये एप्लीकेबल है, क्या डेफिनेशंस है, क्या प्रोज एंड कॉन्स है। आइए ये वीडियो के द्वारा ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। यस ब्रिज भाई, तो सबसे पहले जब हम बात करते हैं टीसीएस सेक्शन की, तो क्या क्या नए चेंजेस लाए गए हैं जो हम ये वीडियो में डिस्कस करेंगे। टीसीएस के अंदर 206C के अंदर दो सब सेक्शन ऐड हुए हैं, एक 1G और एक 1H। 1G है वो विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन रेमिटेंस एंड टीसीएस ऑन सेल ऑफ ओवरसीज टूर पैकेजेस। सेक्शन 206 1H के अंदर है टीसीएस ऑन सेल ऑफ गुड्स। परफेक्ट। आइए जानते हैं कि सेक्शन 206C 1G के अंदर कौन से नए चेंजेस है और ये प्रोविजन इंसर्ट क्यों किया गया। 206 1G इंसर्ट करने के दो रीजन है। एक है नॉन फाइलर्स ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न और एक हैवी कैश ट्रांजैक्शन। ये टूर्स और ये फॉरेन रेमिटेंस में आप कैश का बहुत ज्यादा देखते हैं कंपोनेंट। सो ये दो रीजन की वजह से ये प्रोविजन इंसर्ट किया है। गवर्नमेंट के पास बहुत सारा डेटा था कि भाई जो लोग फॉरेन विजिट कर रहे थे या अंडर एलआरएस रेमिटेंस कर रहे थे, तो उनका बहुत सारा डेटा था कि भाई वो उनके पान थे और वो लोग अपने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पे जो आपने बताया एलआरएस, तो वो क्या होता है ब्रीज में? लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम स्टैंड्स फॉर एलआरएस। वो फेमा के अंदर नोटिफाई किया गया है। तो इसमें रेसिडेंट इंडिविजुअल होता है, वो अगर आपको कुछ आपका कोई रिलेटिव रह रहा है बाहर या उसके लिए उसकी मेडिकल, उसका एजुकेशन या अदर जनरल पर्पस के लिए अगर आपको रेमिट करना है मनी, तो आपको कोई ये इसको करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन बोलते हैं और उसके लिए आपको परमिशन कुछ लेनी नहीं पड़ेगी अप टू $250,000। सो अप टू $250,000 you can remit without taking permission under LRS scheme। Yes। अब ये जो नए चेंजेस आए अंडर 206C 1G, तो उसकी वजह से कस्टमर के ऊपर क्या इम्पैक्ट होने वाला? ये जो सेक्शन है उसमें दो चीजें पहले ही हमने डिस्कस कर लिया कि भाई फॉरेन रेमिटेंस अंडर एलआरएस और फॉरेन टूर ऑपरेटिंग पैकेज। सो उसमें ओवरसीज जो टूर पैकेजेस है वो कॉस्टली हो जाएंगे बाय 5% फॉर कंज्यूमर्स और फॉर B2B एजेंट्स आल्सो। Okay. फिर रेमिटेंस फॉर मेडिकल स्टडी एंड डोनेशन विल बिकम आल्सो कॉस्टली बाय 5% बिकॉज आपका जो रेमिटेंस है उस पे आपको और ज्यादा 5% अभी से, मतलब कि एक एडवांस टैक्स आपको दे देना है। और जो कस्टमर्स है उनको कंपलसरी एक रिटर्न फाइल भी करना पड़ेगा। सो क्योंकि आपका टीसीएस आपका कलेक्ट हुआ है, सो आपको अगर उसका रिफंड लेना है तो आपको रिटर्न फाइल करके रिफंड क्लेम करना। सो ये लोगों के लिए कंप्लायंस बढ़ जाएगा कि अगर आपका लिमिट में फॉल नहीं हो रहे और फिर आप नहीं फाइल कर रहे थे तो आपको फाइल करना पड़ेगा। ओके। तो जैसे हम जानते हैं कि गवर्नमेंट व्हेनेवर कम्स अप विद सम चेंजेस और नोटिफिकेशंस, तो वो बर्डनसम ना हो या प्रेशर ज्यादा ना आए इंडस्ट्री पे या एसएससी या बिजनेसमैन पे, तो दे गिव सर्टेन एग्जम्पशंस या एक्सेप्शंस कि अगर यू आर फॉलिंग इनटू दिस कैटेगरी यू आर नॉट एलिजिबल एंड आर आउट ऑफ द बकेट। So are there any such exemptions which are applicable? Yes. इसमें भी एग्जम्पशन है। एक तो ये जो रेमिटेंस है वो सिर्फ अंडर एलआरएस ही रखा गया है। सारे फॉरेन रेमिटेंस के ऊपर टीसीएस कलेक्ट भी नहीं हो सकता है और उसकी वजह से कलेक्ट नहीं भी कवरेज उन्होंने एलआरएस लिमिट रखा है। एलआरएस में भी, और एलआरएस में भी आप अगर 60 लाख तक का रेमिटेंस कर रहे हैं तो उस पे कोई भी टीसीएस नहीं है। उसके बाद अगर आपका कोई सन है, डॉटर है या कोई रिलेटिव अगर आपका फॉरेन एजुकेशन के लिए है और उसमें आपने लोन लेके रखा है, तो उस पे 0.5% की टीसीएस लगेगा। ओके, मतलब वो 5% की जगह पे अगर लोन है फॉरेन पर्पस में
एजुकेशन के लिए, तो उसमें 0.5% 0.5% अगर आप वो बर्डनसम रहेगा थोड़ा बहुत, बट वो लिमिट रिस्ट्रिक्ट कर दी है गवर्नमेंट। यस, ओके। और तीसरा जो है वो है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज। अगर आप सेल कर रहे हो सीजी को, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, फॉरेन एम्बेसी, हाई कमीशन, ट्रेड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम फॉरेन गवर्नमेंट बॉडीज जो है उन्होंने खुद को एक्सेप्शन में बाहर निकाला, और ये जो यूएन की बॉडीज है, मतलब फॉरेन ट्रेड डब्ल्यूटी और वो सब है, उनके जो रिप्रेजेंटेटिव आते हैं, उनका जो ओवरसीज का टूर प्रोग्राम पैकेज करेक्ट वो एग्जाम है। ओके। और अगर आपका कोई टीडीएस काट रहा है कि भाई अगर आप फॉरेन टूर प्रोग्राम पैकेज बेच रहे हो, आपका टीडीएस कट के पैसा आ रहा है, तो आपको उससे टीसीएस कलेक्ट नहीं करना है। ओके, सो दिस बिकम्स अ गुड एक्सेप्शन, राइट। तो ये जो लायबिलिटी होगी टीसीएस के अंदर वो अराइज कब होगी, और अब जो लायबिलिटी अराइज हुई है उसे डिस्चार्ज कैसे करना है? ये लायबिलिटी ऑन रिसीट और डेबिट व्हिचएवर इज अर्लियर, उसके बेसिस पे अराइज होगी। मतलब कि अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑन दैट सेल डेट, और आपका जो रिसीट आ रहा है उसमें से जो पहले हो रहा है, मतलब अगर एडवांस आ रहा है तो तब आपको टीसीएस कलेक्ट करना है, और बाद में पेमेंट आ रहा है तो ऑन सेल डेट आपको टीसीएस कलेक्ट करना है। सिंपल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे हम टीडीएस में समझते हैं कि पेमेंट और क्रेडिट व्हिचएवर इज अर्लियर, इसमें एग्जैक्टली रिवर्स सिनेरियो है कि रिसीट और डेबिट व्हिचएवर इज अर्लियर, और टीसीएस का पेमेंट आपको नेक्स्ट मंथ की 7th तक करना है। फैंटास्टिक, मतलब दैट इज आल्सो इन द सेम लाइन विद टीडीएस कंप्लायंस, और टीसीएस की भी जो बाकी कंप्लायंस है उसमें भी वही है। ओके, फैंटास्टिक। नाउ बारीकाई से अगर देखने जाए ये टूर पैकेज और उसको, तो उसमें देयर आर सर्टेन टर्म्स, जैसे बायर हो गया, सेलर हो गया। तो हैज दिस चेंज डिफाइंड एनी डेफिनेशन फॉर दिस बायर या सेलर टर्म? नहीं, इस सेलर और बायर के लिए कुछ एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं दी गई है उस सेक्शन में। सो ये वो बहुत ओपन एंडेड है, और this can be come with a lot of litigation कि अगर आप बायर है तो इसमें बायर के अंदर सारे बायर लेंगे, मतलब कि अगर आप कोई फॉरेन नेशनल है और यहाँ से कुछ टूर प्रोग्राम पैकेज परचेज कर रहे हैं तो भी आपका टीसीएस कटेगा, मतलब कि लगेगा। Can we expect कि government may come sooner or later with some clarification? Should come with some clarification to give ease for compliance, for understanding as well. For understanding. Correct. तो there remains an another term which is overseas tour program package, जिसके ऊपर ये पूरा चेंज है। तो whether that has been defined under the yes, overseas tour program package is defined in law, जिसका definition जैसे हम देख सकते हैं कि overseas tour program package means any tour package which offers visit to a country or countries or territories outside India and includes expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any other expenditure of similar nature in relation thereto. So इतना definition दिया है, but यहाँ पे बहुत सारा confusion है कि भाई इस definition में whether only accommodation, whether when you are seller of only accommodation service, then whether that will be including package, whether if you are only seller of air travel agent, then you will be covered. Though definition is provided, but there are open-ended certain questions which is to be addressed. Yes, so कुछ clarification चाहिए। तो जैसे आप बता रहे हैं कि open-ended है, कुछ चीजों में ambiguity, मतलब definition are not clear, और तो जब हम बात करें at the end ये changes लाने से benefit कुछ होना चाहिए, तो कौन सी ऐसी पार्टीज है या क्या ऐसे बेनिफिट्स है जिनको ये चेंजेस से बेनिफिट एट द डे एंड होने वाला है? इसमें मतलब हम देखें तो ये प्रोविजन में बेनिफिट भी बहुत है और बहुत सारे लोगों को ये मतलब कि हार्म करने वाला है। एक तो बेनिफिट है कि भाई जो टूर ऑपरेटर है, मतलब कि अपने देश के लोगों के लिए अच्छा नहीं है कि भाई जो बाहर के टूर ऑपरेटर है और वो ओवरसीज टूर ऑपरेटर यहाँ पे ओवरसीज टूर पैकेज सेल कर रहे हैं, ये जनरली ऑनलाइन ही हो सकता है। करेक्ट। तो उनको वो शायद कलेक्ट नहीं करे टीसीएस, तो वहाँ पे उनको बेनिफिट हो जाएगा और अपनी इंडस्ट्री पे हार्म हो सकता है। Correct. दूसरा है एक सेंट्रल गवर्नमेंट को भी एक बेनिफिट होगा कि भाई ये टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा, और जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री ट्रैवल इंडस्ट्री है उसको एक बेनिफिट हो सकता है कि भाई अगर इसकी वजह से कोई फॉरेन टूर्स कम हो जाते हैं तो यहाँ का डोमेस्टिक को भी फायदा हो सकता है। करेक्ट। तो हम जानेंगे अब विद रिगार्ड टू सेक्शन 206C(1)H। ये एक ऐसा चेंज है जिसकी एक इम्पैक्ट अक्रॉस द इंडस्ट्री बहुत बड़े पैमाने पे या लार्ज स्केल पे होने वाली है।
तो इसका बारीकाई से जानना कि क्या चेंजेस और क्या एप्लीकेबिलिटी रहेगी वो बहुत ही जरूरी है ब्रिज में। तो क्या आप बताएंगे कि सबसे पहले तो ये जो 1H है वो किन किन असेसिस को एप्लीकेबल होगा? ये जो 1H है दो ही मतलब कि वैसे तो सारे एसएससी को एप्लीकेबल होने वाला है, पर उसकी लिमिट है कि भाई अगर आपका सेल 10 करोड़ से ज्यादा प्रीवियस ईयर में था, मतलब कि सेल्स टर्नओवर और ग्रॉस रेशियो जो अपन टैक्स ऑडिट में भी देखते हैं, वही लिमिट देखनी है कि भाई 10 करोड़ से ज्यादा प्रीवियस ईयर में टर्नओवर था। और दूसरा आप सेल ऑफ गुड्स मतलब कि सेल ऑफ सर्विसेज, इफ यू आर प्रोवाइडिंग सर्विसेज देन द प्रोविजन इज नॉट एप्लीकेबल। सो दिस प्रोविजन इज ओनली एप्लीकेबल टू seller of goods. Okay, right. So bottom line is turnover limit 10 crore rupees in the previous year, correct? And you are a dealer into sale of goods. Yes. So on satisfaction of these two conditions, you are falling into the eligibility of 1H. Okay. तो आइए जानते हैं कि TCS, क्योंकि हम डिस्कस कर रहे हैं TCS, तो TCS कब कलेक्ट करना है और व्हाट इज द रेट फॉर दैट कलेक्शन? TCS need to collect when your receipt from any person is exceeding rupees 50 lakh during the year। मतलब कि ये इसी साल में अगर मैं कुछ सेल कर रहा हूँ और उसमें मुझे 50 लाख से ज्यादा रिसीट हो रही है, तभी ये TCS का आपको चार्ज करना है, मतलब कि कलेक्ट करना है और पे करना है। और TCS का रेट 0.1% है, और ये जो 25% का रिडक्शन है वो भी इस पे एप्लीकेबल होगा, तो 0.075% हो जाएगा। ओके, तो मतलब एक एग्जाम टू 31 मार्च 21, बाकी तो 1% ही रहेगा। मतलब ब्रिज भाई का कहना ऐसा है कि इफ आई टेक एन एग्जांपल, ABC लिमिटेड इज अ कंपनी जिसका 1920 फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर इज से फॉर एग्जांपल 15 करोड़, करेक्ट? और करंट ईयर में फ्रॉम 1st of October 2020 the provision of 1H would be applicable provided that there are two conditions. One, that the turnover in the previous year exceeds rupees 10 crore. Yes, that is being satisfied, so you are coming into it. Now once you are inside that applicability norms, so you have to check that in a single party, not total 50 lakhs, सिंगल पार्टी मतलब आपके वहां पे 10 कस्टमर है, उनमें से किसी एक कस्टमर का बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आपने 55 लाख का बिलिंग हुआ, तो वो 55 लाख के बिलिंग पे आपको 0.1% TCS एक्स्ट्रा कलेक्ट करना है, मीनिंग देयर बाय 55 लाख के ऊपर आपको 0.1% और एडिशनल चार्ज करना है, और वो जो ग्रॉस अमाउंट आई वो हमें कलेक्ट करनी है सेल प्रोसीड्स। इसको हम बहुत सारे एग्जांपल में कर सकते हैं कन्वर्ट कि 55 लाख का बिलिंग हो गया था, तो पेमेंट पूरा 1 अक्टूबर के बाद आ रहा है, तो वो पूरे 55 लाख पे मतलब कि जो एडिशनल है 5 लाख उस पे TCS आएगा। बट अगर ऐसा हुआ था कि भाई 55 लाख पूरे के पूरे मतलब प्रीवियस 1 अक्टूबर से पहले ही मिल गया था, तो उस पे कोई TCS लगेगा नहीं अगर सेल्स इनवॉइस बाद में भी बन गए तो। सो ये रिसीट के बेसिस पे ही लगेगा, और मोर देन 50 लाख का रिसीट होता है उसके बाद ही लगेगा। ओके, सो मतलब यू मीन टू से दैट मुझे जो 50 लाख की लिमिट है वो 1st of October 2020 के बाद ही चेक करनी है, उसके पहले के 6 महीने में चेक नहीं करनी। वो मुझे टोटल अभी अगर आप समझो कि मैंने किसी को पहले ही ऑलरेडी 70 लाख का सेल्स किया था, तो अगर आप अभी मैं उसको कुछ और भी सेल कर रहा हूँ तो उस पे लगेगा। करेक्ट, तो मतलब एडिशनल पे लगेगा, मतलब एडिशनल पे ही लगेगा। मतलब 70 लाख का बिल है मैंने और 5 लाख का बिल बनाया, तो सिर्फ 5 लाख पे TCS कलेक्ट करना है, ना कि 75। बट वो 70 लाख मुझे 1 अक्टूबर से पहले मिल गए होने चाहिए। ओके, वो बाद में मिल रहे हैं तो वो जो भी रिसीट होगा उस पे भी मतलब 50 लाख से एंड बॉटम लाइन ऐसी हो गई कि मान लो कि बिलिंग दो आपने 1st अक्टूबर से पहले किया है, बट इफ यू आर रिसीविंग दैट मनी आफ्टर 1st of October, then on that you have to charge TCS exceed 50 लाख। सो अबाउट 50 लाख से ऊपर जितना पोर्शन गया उसके ऊपर TCS कलेक्ट करना है। ओके, तो इसमें भी कुछ एग्जम्पशंस होंगे जिसकी वजह से बर्डनसम या मैंडेटरी ना हो असेसीज और बिजनेसमैन के लिए। तो व्हाट आर दोस एग्जम्पशंस? फर्स्ट वाज एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स, कि अगर आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो वो फॉरेन रेसिडेंट है, फॉरेन नेशनल है, तो उस पे TCS कलेक्ट नहीं करना है। दूसरा सेल्स टू फॉलोइंग पर्संस मींस गवर्नमेंट ही है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, हाई कमीशन, लोकल बॉडी और वो सब। और तीसरा आप इंपोर्ट कर रहे हो, इंपोर्टिंग आउट गुड्स इनटू इंडिया, मतलब कि आप बाहर से परचेस कर रहे हो तो उस पे भी नहीं लगेगा।
उसमें ऐसे तो कलेक्ट करने का सवाल ही नहीं था। करेक्ट। एंड व्हेन बायर इज डिडक्टिंग टीडीएस, मतलब कि अगर आपका कोई बायर टीडीएस आपका काट रहा है तो उस केस में हमें नहीं, आपको उससे नहीं लेना है टीसीएस। ओके। अब देयर मे बी चांसेस बिजनेस ट्रांजैक्शंस ऑपरेशंस में सेल ऑफ गुड्स पे ही इन्होंने चार्ज कर दिया है टीसीएस, सो देयर मे बी चांसेस कंसीडरिंग द बिजनेस साइकिल कि वहां पे एडजस्टमेंट हो सकते हैं कुछ सेल्स रिटर्न के या डिस्काउंट्स के या रिबेट्स के, तो वो कैसे कंसीडर करना है? वो कुछ क्लैरिफिकेशन गवर्नमेंट ने 29 सितंबर को इशू किया था, उसमें है कि भाई आपको कुछ एडजस्टमेंट नहीं करना है, आपको जो रिसीट आ रहा है उसके बेसिस पे ही आपको, क्योंकि इसमें कुछ आप एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, आपको रिसीट पे ही करना है। राइट। सो ऑन रिसीट जितना भी रिसीट आ रहा है उस पे आपको टीसीएस भरना है। ओके ओके। तो TCS provision whether that will be applicable on advances which is received? Yes, ये रिसीट के बेस पे, तो इसमें ऐसा नहीं है जैसा हमने पहले के प्रोविजन में देखा रिसीट और डेबिट। इसमें सिंपल आपका जब भी पेमेंट आ रहा है, एडवांस मिल रहा है तो एडवांस जब मिल गया तब आप TCS जमा करवाओ। आपने सेल्स आज किया और 5 महीने के बाद पैसा आ रहा है तो 5 महीने के बाद जब मिल रहा है तब उस महीने की ड्यू डेट पे आप पेमेंट करो। सिंपल, प्योरली रिसीट बेस्ड। यस फ्रेंड्स, ये वीडियो से हमने जाना कि गवर्नमेंट ने क्या चेंजेस नोटिफाई किए हैं अंडर सेक्शन 206C, जहां पे 3 डिफरेंट क्लासेस ऑफ इंडस्ट्री और एरियाज को कवर करने की कोशिश की है अंडर द प्रोविजंस ऑफ TCS। TCS को अगर आप बॉटम लाइन में की टेक अवे की तरह जानना चाहे तो इट इज इन द एग्जैक्ट ऑपोजिट फैशन ऑफ TDS। TDS में जैसे हम जानते हैं कि 100 रुपीज इज द इनवॉइस अमाउंट, तो उसमें TDS 10 रुपए कटा फॉर एग्जांपल, देन यू रिसीव 90 रुपीज। On the other hand, TCS is exactly the opposite. Say for example, 5% is the rate of TCS. 100 rupees का बिल है तो उसके ऊपर 5 rupees will be charged additionally like any other tax. तो आपको पे करना है 105. उसकी वजह से अगर आपने नोटिस किया हो तो ब्रिज वाई वर रिपीटेडली सेइंग दैट इट इज गोइंग टू बी अ बर्डनसम फॉर द एंड यूजर, क्योंकि आप टूर पैकेज परचेज करने जा रहे हो तो 100 रुपए का जो पैकेज आज आपको मिलता था दैट विल बी 105। तो आप दिमाग लगाइए कि क्या ये बर्डनसम है परमानेंट नेचर या टेम्पररी नेचर? तो इट इज इन टेम्पररी नेचर। गवर्नमेंट ने क्या किया, सेम इन द TDS, गवर्नमेंट यूज्ड टू रिसीव द एंटायर टैक्स अमाउंट एट द ईयर एंड, उसकी जगह पे TDS के सेक्शंस इंट्रोड्यूस करके उन्होंने रेगुलर इंटरवल्स पे टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया। तो TCS में भी इट इज इन द सिमिलर फैशन, गवर्नमेंट वांट टू कलेक्ट द टैक्स इन एडवांस, बट यहाँ पे अगर आप नोट करें और कनेक्ट करें डॉट्स को तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग टू कैच यू फ्रॉम ऑल द एंगल्स। तो जैसे यहाँ पे आप फॉरेन विजिट करते हो तो वहां पे भी आपका TCS कलेक्ट होगा, आप इंडिविजुअल पर्सन हो, एट द ईयर एंड रिटर्न भरोगे और जो पैसे टैक्स के दिए वो रिफंड लोगे ही, तो इसकी वजह से यू आर कमिंग इनटू टैक्स प्रोरोगेटिव और आप रिटर्न भरोगे, तो विच विल गिव डेटा टू द गवर्नमेंट। दैट इज द बॉटम लाइन ऑफ ब्रिंगिंग दिस चेंज। So my urge to all the taxpayers, all the assessees and all the businessmen is, if you are making or planning some tax related things and compliances, be very sure and be very alert with regard to the changes that are being introduced in this digital era by the dynamic government. Thank you so much.